Hello, good morning, students, once again. Today we are going to understand strategic management. व्यूह या रचनात्मक प्रबंध. इससे पहले भी हम लोगों ने एक वर्ड सुना है मैनेजमेंट. वी हैव इट इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. स्ट्रेटजी. व्हाट डज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटजी? स्ट्रेटजी मीन्स एक व्यूह या रचना, एक प्लानिंग तैयार करना कि किसके तहत हम लोग काम करेंगे. हालांकि प्लानिंग इज़ अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, but strategy is different from plan only. What does the meaning of strategy? It is a managerial process to determining the objectives of organization. कोई भी स्ट्रेटेजी बनाने से पहले हमें ये देखना होगा कि उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है. विदाउट ऑब्जेक्टिव नो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट. फॉर्मेशन, उस स्ट्रेटेजी को बनाना, मैनेजरियल प्रोसेस को डिटरमाइन करना कि कितना पार्ट प्लानिंग होगा, कितना ऑर्गेनाइजिंग होगा, कितने फंडिंग्स हमको स्पेंड करने हैं, कितना टाइम स्पेंड करना है. देन इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन आर दी सेम थिंग. उसको लागू करना. आप लोग अपना रोज़मर्रा के रूटीन में आप अपना टाइम टेबल बनाते हैं. यस, आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको अपना टारगेट अचीव करना है. टाइम टेबल बनाते हैं, उसको दीवार पे पेस्ट भी करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट कितने लोग कर पाते हैं. बट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हमको उसे इम्प्लीमेंट करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है फॉर द कंपोजिशन एंड द अप्रोप्रिएट करेक्टिव स्टेप्स. अगर आपको उसको फॉलो करने में कोई दिक्कत आ रही है या कोई परेशानी आ रही है, तो उसके लिए क्या सुधारात्मक कार्यवाही आपको नेक्स्ट डे से या नेक्स्ट टाइम टेबल से आपको स्टार्ट करनी है. रिलेटेड टू देम आर टेकन फ्रॉम टाइम टू टाइम. व्यूह रचनात्मक प्रबंध का अर्थ संगठन के उद्देश्यों का निर्धारण, व्यूह रचना का निर्माण. सबसे पहले आप देख रहे हैं कि आपके उद्देश्य क्या हैं. उसके बाद अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाइए. प्लान ए, देन प्लान बी, सी, डी. उसे लागू करने, उसको कंटिन्यू कीजिए, उसको एग्जीक्यूट कीजिए एंड क्रियान्वित करने की प्रबंधकीय प्रक्रिया से है. ये वही प्रबंधकीय प्रक्रिया है पोस्ट डीसी. नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण, और समय अंतराल से उनसे संबंधित सुधारात्मक कदमों को उठाए जाने से है. टाइमली उसके अंदर में अगर जो भी चेंजेस रिक्वायरमेंट होते हैं वो सब करने होंगे. जैसा कि हम लोग अभी देख रहे हैं, कई सारे मैनेजमेंट के अंदर में डिसीजन सबको चेंज करने होंगे, क्योंकि कोरोना के बाद से लोगों की सोच में फ़र्क आया है, लोगों की स्पेंडिंग्स में फ़र्क आया है. किस तरीके से बिजनेस इस स्ट्रेटेजी को चेंजेस करेंगे और कैसे उसको अप्लाई करेंगे. एक बहुत अच्छी और प्यारी सी डेफिनेशन दी है मिस्टर स्टोनर एंड फ्रीमैन ने. बोथ सेड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज सच अ मैनेजमेंट प्रोसेस which forces an organization to plan strategies and execute those plans. ये वो मैनेजरियल प्रोसेस है. प्रोसेस इज द सेम थिंग, पोस्ट डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, विच फोर्सेज एन ऑर्गेनाइजेशन टू प्लान स्ट्रेटेजी. अब प्लानिंग करनी है तो भाई कितना घंटा मुझे प्योरली क्वालिटेटिव प्लानिंग ही करनी है, और कितना सक्सेसफुली. बाई चांस अगर प्लान ए फेल हो जाता है तो मेरे पास प्लान बी भी होना चाहिए. तो दिस ऑल कॉल्ड स्ट्रेटजीज. आप अपनी पढ़ाई करने की स्ट्रेटजी को कैसे बनाते हैं? आपके पास सब्जेक्ट्स हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, हिंदी, इंग्लिश. आपके दिमाग में आपको प्लानिंग चल रही है, आप सोचते हैं कि मुझे दिन भर में कितने घंटे अकाउंट्स को देने हैं, कितना टाइम मुझे अपना इको को देना है और कितना बीएसटी को देना है. बट लैंग्वेज पेपर आर ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट. स्टोनर और फ्रीमैन के अनुसार व्यूह रचनात्मक प्रबंध की एक ऐसी प्रक्रिया है जो संगठन को व्यूह रचना, नियोजन एवं उन योजनाओं पर कार्यवाही करने हेतु बाध्य करती हैं. इट इज़ अ मैटर ऑफ डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ वेरियस एक्शंस कीपिंग इन माइंड द एक्सटर्नल एंड इंटरनल कंपोनेंट्स फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नाउ वी कम अपॉन कैरेक्टरिस्टिक्स. इसकी कुछ विशेषताएं हैं, देखते हैं. जैसे फर्स्ट, फॉर्मल मैनेजरियल प्रोसेस. दो तरह की चीज़ें होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल. हम यहाँ पे इनफॉर्मल की बात नहीं करेंगे, फॉर्मल की बात करेंगे. औपचारिक, यस, बाकायदा क्या प्लानिंग करी गई है, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, हाउ कैन वी डिटरमाइन द डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़. तो दिस इज द टोटली औपचारिक प्रबंधकीय प्रक्रिया. इट इज़ अ फॉर्मल मैनेजरियल प्रोसेस बिकॉज अंडर इट्स रेमेडियल स्टेप्स रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशनल पर्पज, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन आर टेकन. देन अनदर, मैनेजर्स कमिटमेंट, प्रबंधकों की प्रतिबद्धता. इट मैनिफेस्ट द कमिटमेंट ऑफ मैनेजर्स इन सच अ वे दैट दे विल अडॉप्ट सर्टेन स्ट्रेटजीज एंड विल प्रोवाइड सच रिसोर्सेज सो दैट द पर्पज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी मेट. प्रबंधक उस चीज़ को लेकर के बिल्कुल स्ट्रिक्ट होते हैं कि हमने जो प्लानिंग करी है, जो स्ट्रेटजी बनाई है,
उसी को फॉलो किया जाए, उसमें कुछ चेंजेस ना हो जब तक कि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं हो, तो उसको फॉलो करने के लिए वो फुल्ली कमिटेड होते हैं, डिवोटेड होते हैं. देन थर्ड वन इज सिस्टमेटिक प्रोसेस. It is a systematic process because rational and sequential steps are used to achieve the predetermined objective of the organization. क्योंकि हमने जो पहले पूर्व में हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो तय किए हैं उनको पाने के लिए हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई है उसी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमने एक प्रोसेस बनाया और उसी को सिस्टमेटिकली फॉलो करना है. फर्स्ट फंक्शन शुड बी डन फर्स्ट, देन अनदर, देन अनदर. देन फोर्थ, हाई लेवल मैनेजमेंट. ये स्ट्रेटेजी बनाने का काम टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है ऑब्वियसली, और उसी को सिस्टमेटिकली फॉलो करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट. इसमें उनका कमिटमेंट ऑब्वियसली और मोर होता है, ज़्यादा होता है, बिकॉज द पर्पज ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज डन बाय द हाई लेवल मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन. दे डेवलप ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजीज, मैनेजेस ऑपरेशन एंड डेवलप एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट टू. देन फिफ्थ वन इज मीन्स एंड इंस्ट्रूमेंट. ये एक साधन, साध्य भी है और एक साधन भी है. साध्य का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव अचीव करने में जो रास्ते चाहिए, जो हमको हेल्पफुल हो सकते हैं, जो रिसोर्सेज, वो भी है. हाउ? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू बोथ द मीन्स एंड द इंस्ट्रूमेंट. द रीजन फॉर दिस इज दैट द emphasize द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ मीन्स ऑफ अचीविंग इट्स गोल, कीपिंग इन माइंड द रिलेशनशिप विथ इट्स एनवायरमेंट. ये साधन भी है क्योंकि ये हमें उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है, और ये एक साध्य भी है कि अल्टीमेटली अगर आप स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका टारगेट कंप्लीटली अचीव होगा. देन इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग, निर्देशात्मक नियोजन. स्ट्रेटेजी के अंदर में बिल्कुल साफ दिया हुआ रहता है, वो बना करके रखते हैं प्लान ए, देन प्लान बी. इफ प्लान बी फेल्स देन गो टू प्लान सी. प्लान सी शुड बी कंप्लीट इन 8 days, देन गो टू प्लान डी. Everything is systematic way. Then dynamic process, जैसा कि ऊपर हमारी डेफिनेशन में भी था, मीनिंग में था कि टाइम टू टाइम, समयानुसार उनसे संबंधित सुधारात्मक कदमों को चेंजेस किया जाता रहा है. जैसे कोरोना, किसी ने भी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन अब कोरोना को दिमाग में रखते हुए कई सारे स्कूल्स ने ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट कर ही दी है. कई सारे एग्जाम्स वगैरह भी ऑनलाइन कंडक्ट करने की तैयारी की जा रही है. तो इस तरीके से गतिशील प्रक्रिया, हमको हर एक चीज़ को माइंड, क्योंकि एनवायरमेंट इज़ नॉट स्टैटिक. एनवायरनमेंट जब इन डायनेमिक है तो हमको हमारे मैनेजमेंट को स्टैटिक भी नहीं रख सकते हैं, उसे भी डायनेमिक होना ही होगा. तो जहाँ चेंजेस रिक्वायर्ड है वहाँ करने ही होते हैं. फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस, ऑब्वियसली स्ट्रेटेजीज आर मेड फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव विच आर प्री डिटरमाइंड. हम लोग जो पहले से तय कर लेते हैं उनको फ्यूचर में पाने के लिए हम ये एक प्रोसेस बनाते हैं, दैट इज़ नोन एज स्ट्रेटेजिक प्रोसेस. आप लोगों को एक मूवी दिमाग लाऊंगी, ध्यान लाऊंगी, जैसे कि आपने प्लेयर्स देखी होगी, शायद धूम देखी होगी, जिसके अंदर में वो लोग कुछ चोरी का प्लान करते हैं. हालांकि वो बैड एक्टिविटी थी, एडवर्स एक्टिविटी थी, लेकिन दे मेड अ स्ट्रेटेजी, दे मेड अ प्लान एंड वर्क अपॉन इट. देन कम अपॉन इम्पॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. व्यूह या रचनात्मक प्रबंध का महत्व क्या है? देखा जाए तो व्यूह रचनात्मक का महत्व ही है. इसमें इसकी कमियां हम चाह करके ढूंढेंगे. आई एम सर्चिंग अपॉन दिस. अगर आपको भी मिले तो बताइएगा ज़रूर. फर्स्ट, एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ बिजनेस. अगर हम किसी भी प्लानिंग को या किसी भी मैनेजरियल प्रोसेस को एक सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे, व्हाट शुड बी डन फर्स्ट, व्हाट शुड बी डन सेकंड, आफ्टर दैट अगले नेक्स्ट मंथ में हमारी क्या प्लानिंग है, उसकी प्लानिंग हमको बिफोर प्रायर करके रेडी रखनी है. तो इस तरीके से बिजनेस कहीं पर भी आपको होल्ड नहीं करना पड़ेगा, वो कंटिन्यूशन रनिंग में रहेगा और उसके सारे के सारे फंक्शंस जो हैं एफिशिएंटली परफॉर्म होते चले जाएंगे. क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव. Each and every level can get his objective better. The employees of the organization are also aware of the objective of the organization so that they can follow them and motivated to achieve objectives. Because it is known to the employees that what is the organization hoping for them and where is the organization going. क्योंकि एम्प्लॉयज़ भी जानते हैं कि उनसे क्या अपेक्षा रखी जाती है और ऑर्गेनाइजेशन इसके बाद कहाँ पहुँच जाएगा और मुझे कहाँ लेकर जाएगा. देन थर्ड, फेसिंग एनवायरमेंटल चैलेंजेस एंड द बेनिफिट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. वातावरणीय चुनौतियों का सामना एवं अवसरों का लाभ. इसके लिए पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी. मेरे पास एक स्वॉट एनालिसिस करके एक डायग्राम है. इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ फोकस अपॉन दिस स्वॉट एनालिसिस, वेयर S stands for strength, W stands for weakness,
O स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटी एंड T स्टैंड्स फॉर थ्रेट। ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरा। इसमें से ये जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है, ये दो इंटरनल पार्ट्स होते हैं। इंटरनल मतलब जो आपके अंदर होते हैं, आपके खुद के होते हैं, इन पे आपका कंट्रोल होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल? दैट इंटरनल फैक्टर्स यू कैन कंट्रोल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट आर अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, that is totally belongs to external environment that we cannot control over them. तो ये सब चीज़ें क्या बताती हैं? With strategic management, managers are able to cope not only the environmental challenges but also qualified to take advantages of special occasions. जैसे कोरोना हमारे सामने है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है और एक ये थ्रेट भी हो सकता है। थ्रेट उनके लिए जो कि इसको अपॉर्चुनिटी जैसा नहीं लें, जैसे कि कई सारे स्कूल्स अगर ऑनलाइन स्टडीज़ को नहीं कोप अप कर पा रहे हैं तो उनके लिए थ्रेट है। लेकिन अगर वो अच्छे से प्लान कर पा रहे हैं, ऑनलाइन स्टडीज़ क्लासेस, सारे बच्चे इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, एडमिशन्स भी आ रहे हैं, बाकायदा बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उन्हें समझ में भी आ रहा है, सब कुछ सही जा रहा है, तो इट कैन क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी टू लीड द मार्केट एंड टू लीड द कॉम्पिटिशन ऑल्सो। तो कोई भी एक्सटर्नल जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, कोई भी डिज़ास्टर्स हो सकते हैं, मार्केट में कंपटीशन होता है, कोई न्यू फर्म आ जाती है अगर मार्केट में, तो वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है एज वेल एज थ्रेट हो सकती है। उसी तरीके से हमारे अंदर में क्या प्लस पॉइंट्स हैं, ये हमारी स्ट्रेंथ है। जैसे कि मार्केट शेयर हमारे पास सबसे ज़्यादा है, या हमारे प्रोडक्ट के अंदर में हम लोग हर्बल यूज़ करते हैं, वॉट एवर दीज आर दी स्ट्रेंथ जो कि मार्केट में हमारे कॉम्पिटिटिव से ज़्यादा अच्छी हम में है। देन फोर्थ, हेल्प इन दी बेस्ट डिसीजन। ऑब्वियसली अगर स्ट्रेटेजी बना के चलते हैं तो हम सारे ऑप्शन सर्च करके रखते हैं कि उनमें से जो बेस्ट होगा वो हमको ऑप्ट करना है। इंक्रीज इन द एबिलिटी एंड कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब हमने पहले से पूरी रिसर्च कर रखी है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो एबिलिटी और कैपेसिटी का फुल्ली यूटिलाइजेशन हो जाता है। इम्प्रूवमेंट इन एम्प्लॉय मोटिवेशन। जब एम्प्लॉयज़ को पता होता है कि हमसे क्या एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है, तो वो भी अपना मोटिवेटेड रहते हैं फुल्ली और अपने काम को ज़्यादा बेटर कर पाते हैं, 100% दे पाते हैं। देन डिक्रीज इन रेजिस्टेंस ऑफ चेंजेस। कर्मचारी परिवर्तन का कोई प्रतिरोध नहीं होता, कोई भी चेंजेस आएंगे तो आप उसको मना नहीं कर पाएंगे, बिकॉज स्ट्रेटेजीज़ को पूरी डेवलप किया जाता है, पूरी रिसर्च, पूरी डिटेल स्टडी के बाद में। कितने लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन स्टडीज़ को ख़राब मानते हैं, लेकिन हम इसको अगर एक पॉजिटिव चेंजेस के साथ देखें कि हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो हो सकता है इसके प्रतिरोधों में कमी आए, लोग इसको एक्सेप्ट करने लगे, इसके रेजिस्ट करें। दिस ऑल फॉर द डे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप डाउट सेक्शन में मुझे इसको लिख करके दे सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। ऑल द बेस्ट।